नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज हमारे बीच उमा शंकर सिंह हैं। उमा शंकर इस समय जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं नवोदय विद्यालय संगठन में एनबीएस में, और इस समय इनकी पोस्टिंग जो है मध्य प्रदेश के दतिया नवोदय में है। दोस्तों, ये इलाहाबाद से रहे, काफ़ी दिन से हमारे परिचित रहे और इन्होंने बड़ी अच्छी सफलता अर्जित की। मैं आपको बता दूं कि अभी भी यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और इनका उद्देश्य है कि एक दिन हम आईएएस जरूर बनेंगे और आप टीसीएस में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और इकोनॉमिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और उसी से इन्होंने पीजीटी निकाला भी है। तो आइए हम सीखते हैं कि इनको नवोदय विद्यालय में पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए किस तरीके से चैलेंज का सामना करना पड़ा, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की और किस तरीके से एनबीएस में इन्होंने 12वीं रैंक लगाई। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ जानने को, काफ़ी कुछ सीखने को है। हम लोग दोनों लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं इस वीडियो को। आप लोग भी हमारे साथ करिए इंजॉय। तो आइए उमा को हम बुलाते हैं और सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, क्या आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा एजुकेशनल परफॉर्मेंस यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। कक्षा 5 तक मैंने वहाँ पढ़ाई की थी। उसके बाद से कक्षा 6 से मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था और कक्षा 6 से लेकर 12th तक मैं नवोदय विद्यालय में ही, कुशीनगर के नवोदय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद से जैसे मेरे चाचा श्री है, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं, इनके पीछे पीछे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए और हमने भी इकोनॉमिक्स लिया इन्हीं की वजह से। और इन्हीं की वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते इनको फॉलो करते ही हमने भी पीजी कर लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से हमने बीएड किया बरेली यूनिवर्सिटी से, बरेली कॉलेज से। हमारा गवर्नमेंट में 206 रैंक आया था और हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही हमारा बीएड हो गया था। बीएड करने के साथ हमने बीएड इसलिए किया कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आपको सिविल की तैयारी करनी है, हम आज भी सिविल के एस्पिरेंट हैं, हम आज भी सिविल की तैयारी करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हमें तैयारी करने के लिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आपके पास मनी बैकअप बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ अर्न कर रहे हैं, अपने पैसे से अर्न कर रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनती है। तो हमने भी इसलिए बीएड किया और बीएड करने के साथ हमें नेट भी निकाला है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, आपके पास चॉइसेस रहनी चाहिए कैरियर के लिए। जब कैरियर के लिए चॉइसेस होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमने बीएड किया, उसके बाद से हमने नवोदय का एग्जाम दिया। नवोदय का पहली बार एग्जाम दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाए, किस हिसाब से नवोदय के क्वेश्चन आते हैं। हम नवोदय के सिलेबस को कैरी नहीं कर पाए। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम को बीट करना है आपको, तो उसको सिलेबस को पहले आप रीड कीजिए। बिना सिलेबस रीड किए आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को बीट नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइम में हमने फिर से सिलेबस को रीड किया और सिलेबस के हिसाब से हमने कुछ अलग तैयारी नहीं की। जो हमारा कंटिन्यूस तैयारी था, इकोनॉमिक्स हमारा पीजी तक रहा है, इकोनॉमिक्स हम नेट की, इकोनॉमिक्स हमारा मेंस में रहा है, सिविल सर्विसेज के हमने पीसीएस का मेंस भी दिया है। तो इकोनॉमिक्स से ही हम सब तैयारी कर रहे थे, तो हमारे लिए कुछ अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने 12th के कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से बीके होरी बुक को बेसिक बुक लेकर के हमने नवोदय विद्यालय के लिए अलग से 10-15 दिन की स्टडी उसके अलग से की, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी किताब है बीके होरी किताब। चलिए उमा जी, यहाँ पे ये बता रहे हैं आपसे कि बेसिक जो इनकी बैकग्राउंड है एजुकेशनल, वो नवोदय से ही हुई। और जब नवोदय में पढ़ रहे थे तो इन्होंने एक सपना पाल रखा था कि हम भी एक बार नवोदय टीचर बन के जाएंगे। तो चलिए, इनका सपना तो पूरा हो गया। इन्होंने, भगवान ने इनको मौका दिया और इन्होंने अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग किया और ये जो है नवोदय विद्यालय संगठन में पीजीटी इकोनॉमिक्स है। तो आपने काफ़ी कुछ जाना इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ उमा कि क्या आपको लगता है कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही? क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, नॉर्मल थे, आपके परसेंटेज क्या थे, जिससे हमारे व्यूअर ये समझ सकें कि कैसे लोग इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं अपने मेहनत कदम पे? तो क्या आपने टॉपर रहे, नॉर्मल रहे, किस तरह आपका जो है मार्क्स रहा, ये बताइए। नहीं, टॉपर तो हम शुरू से भी नहीं रहे, हम बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे, बिलो कभी नहीं रहे, एवरेज स्टूडेंट रहे। हमारा परफॉर्मेंस हमेशा 80% के नियर अबाउट रहा। 10th में 85%, इंटर में 75% रहा, ग्रेजुएशन में मेरा 58.75% रहा 11 यूनिवर्सिटी से, पीजी में भी 59.7% रहा मेरा। तो एवरेज स्टूडेंट रहा, बहुत टॉपर्स नहीं रहा। लेकिन ये रहा कि हम अपनी लगन से लगे रहे, जो भी पढ़ते थे अपनी लगन से पढ़ते थे, स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे। रोज़ पढ़िए, आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़िए फिर से रेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी बननी चाहिए आपकी, कंटिन्यूटी बनेगी तब आपका परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एस.एन. लाल सर की बुक्स को आप बिल्कुल भी रामबाण की तरह से उपयोग कीजिए। उनसे अच्छी बुक्स तो कोई है ही नहीं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। उसके बाद आहूजा सर की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है अगर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। देखिए उमा जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं, जैसा कि मेरा प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य भी रहा है
देखिए कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ इवन सिविल सर्विसेज IAS का एग्जाम क्यों ना हो, कभी ऐसा आप नहीं देखेंगे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही सफल होते हैं। हमेशा एवरेज जो है वही सबसे ज़्यादा झंडा गाड़े हैं हर जगह पे। आपको अपने आप को कभी दो मत समझिए। अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं, आप सेकेंड डिविजनर हैं, जैसे कि ये CBSE बोर्ड से थे शुरू से थे और इंटरमीडिएट में 75% पाए हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे, आप एवरेज कहेंगे और खुद अपने को एवरेज बता रहे हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल हारिएगा मत, थकिएगा नहीं, बस अपने काम को लगन से करिएगा। जो इनका कहना था कि मैं अपने काम को लगन से करता था, मेहनत से करता था, लगन मेहनत परिश्रम है तो बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की जाती हैं। कई बार असफलताएं आती हैं, लेकिन वीर वो हैं, पुरुष वो हैं, महापुरुष वो हैं जो उन असफलताओं को जो है पीछे छोड़ दें और हमेशा आगे की तरफ छोड़ दें। बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए छोटी छोटी असफलताएं तो आती ही रहती हैं, कभी उससे आप घबराइएगा मत, विचलित नहीं होगिएगा। आइए हम अब इनसे पूछते हैं कि आप लोगों के मन में एक बेसिक क्वेरी होता है कि NBS का जो PGT है या फिर KBS का जो PGT है उसकी सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट कहीं नहीं दिखाई दे तो आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। आप तो पढ़ते ही हैं हमेशा कि जो वैल्यू जो है मनी की वो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है और फ्यूचर में क्या आपको मिलने वाला है उसको आप रणनीति बनाते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है PGT इकोनॉमिक्स के रूप में। सैलरी तो हमारी ग्रॉस सैलरी 75,000 के नियर अबाउट है और नेट सैलरी हमारी आती है 62,500 के आसपास, 62,500 के आसपास। तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, नवोदय विद्यालय की सैलरी नो डाउट्स बहुत ही अच्छी है। लेकिन सैलरी पे सिर्फ ना जाइए, आप कोई भी कंपटीशन यहाँ को तैयारी कीजिए तो आप सैलरी देख के ना कीजिए कि हम सैलरी, आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप एक बार प्लेटफॉर्म पे पा गए फिर से आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे, आप अचीवमेंट करते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। इन नवोदय विद्यालय नो डाउट बहुत ही अच्छा है, खासतौर से अगर आप कुछ देना चाहते हैं, अगर आप समाज को, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, गरीब बच्चों को, नवोदय में स्पेशली गरीब बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग बेसिकली गांव के ही हैं। तो मेरे मन में बहुत था नवोदय विद्यालय के जो थीम है आपके पढ़ाई के, जो मोटिव है उसकी पढ़ाई का, जो मैं उसमें चाहता था कि मैं नवोदय विद्यालय को जो लिया हूँ 7 साल से मैं कुछ दे सकूँ नवोदय विद्यालय को, इसलिए मेरा बहुत मन था। तो भगवान की दया से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नवोदय विद्यालय में जॉब करने के लिए। 3 साल से मैं नवोदय विद्यालय में हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है नवोदय से, बहुत कुछ दे रहा हूँ नवोदय को। तो आप सैलरी बिल्कुल नवोदय विद्यालय की सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए इनका आप सोचिए जरा, इनकी नवोदय की सैलरी जो है आप जब स्टार्ट करिएगा तो 70 से एबव ही आपको स्टार्टिंग होगी, चाहे आप KBS में जाइए चाहे नवोदय में जाइए। तो 70,000 की सैलरी बहुत ही एक हैंडफुल सैलरी होती है, हैंडसम सैलरी होती है और आप इससे काफ़ी एक अच्छा लाइफ अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग जो है नो डाउट इसे छोटा एग्जाम मत माने और जो इन्होंने कहा कि एज ए प्लेटफॉर्म यूज करिए आप। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। यद्यपि ये जो रास्ते हैं या फिर प्लेटफॉर्म है आपको मंजिल की तरफ और आसानी से ले जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप लोग चाहे आप IAS की तैयारी करें चाहे PCS की तैयारी करें, आप लोग इन एग्जाम को भी जरूर दिया करिए ताकि आपके लिए भी इनके तरह एक प्लेटफॉर्म मिल सके और आप बहुत अच्छा कर सकें। फिर मैं इनसे यही पूछने वाला था एक क्वेश्चन, जो कि ये लगभग उस पर बात कर चुके हैं कि इस अनसर्टेनिटी के समय में जब UPSC की बात करें या PCS की बात करें, वैकेंसीज कम है, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म्स भरते हैं, 5 लाख 6 लाख फॉर्म आजकल पड़ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फाइट है। तो ऐसे में क्या ये सोचते हैं कि आप ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको BEd करके NBS और KBS के तरफ भी अपना एक मार्ग खोल लेना चाहिए? क्या उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म की तलाश करनी चाहिए? क्या उनके लिए बेहतर है कि वो भी PGT इकोनॉमिक्स में चाहे NBS हो या KBS में उधर जाए, BEd कर लें एक बार और फिर से वहाँ पे जाने के साथ साथ IAS में लगे रहें? क्या आपका राय है इस पर? बिल्कुल, जैसे जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, जो मिडिल फैमिली हम लोग बैकग्राउंड है, वहाँ पे इकोनॉमिक डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास चॉइसेज होगा। अगर आप BEd नहीं करते हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आपके पास चॉइसेज लिमिटेड हो जाती है। इसलिए BEd करना, नेट निकालना, GRF निकालना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके पास लाइफ में चॉइसेज रहें। जब चॉइसेज रहेगी तो आपके पास सक्सेसफुल होने की गारंटी रेशियो जो बढ़ जाएगा। तो आपके पास चॉइसेस होनी बहुत ज़रूरी है। अब BEd जरूर कीजिए, MA के साथ BA के बाद से BEd जरूर कर लीजिए, उसके बाद से आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। देखिए जैसा इनका मानना है कि अगर आप PG हैं तो आपको BEd में भी तो 2 साल लग रहा है, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जा रही है तो 1 साल का ही टाइम लगेगा। तो आप लोग मन बनाइए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग 3-4 साल जो है तैयारी कर लेते हैं फिर BEd करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों या PG, आप लगे हाथ BEd भी कंप्लीट कर लीजिए और जिस सब्जेक्ट से आपने जैसे इकोनॉमिक्स से PG किया है तो उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाइए। तो आप बहुत आसानी से KBS में जा सकते हैं, NBS में जा सकते हैं, नेट GRF क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर जो है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से UP में आप
पीजीटी इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, तो आपके लिए ढेर सारे रास्ते खुल जाएंगे। आईएएस पीसीएस अगर आपके मन में है कि मुझे निकालना है तो कोई पावर उसको रोक नहीं सकता, आप जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। चाहे आप एनबीएस में हो, चाहे केबीएस में हो, चाहे आप नेट जेआरएफ हो, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो। कितने हमारे दोस्त थे उमा की जो जीआईसी में थे, आलोक सर थे, जैसे पंकज दीक्षित सर थे, ये सब जो है टीचर रहे और फिर जाके आईएएस बने हैं, तो पीसीएस बने हैं, आईएएस बने हैं। तो ये जो है छोटी मोटी प्लेटफॉर्म आपको रोक नहीं पाएगी, ये जरूर आपको थोड़ी सी स्टेबल बनाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो नो डाउट अगर आप सोचते हैं कि आपके पास एक मार्ग होनी चाहिए, मध्यम वर्गीय है, तो बीएड कर लीजिए और कई रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे और आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएगी। चलिए हम जो है उमा से बात करते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसे रहा, और पहले तो ये बताइए कि एनबीएस का जो रिटन टेस्ट होता है वो कैसे होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में बताइएगा। रिटन में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जीएस आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, मैथ रीडिंग आती है। सेकंड पेपर आपका इकोनॉमिक्स का होता है, इसमें इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। 200 का पेपर होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा मेरिट में आना चाहिए। उसके बाद से आपका इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, दोनों के मार्क्स जोड़ करके आपका मेरिट बनता है, उसके बाद से आपका सिलेक्शन होता है। तो आपकी जीएस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ इकोनॉमिक्स तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ आप इकोनॉमिक्स पे फोकस मत कीजिएगा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथ रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरिट चढ़ाता है। लगभग सबके इकोनॉमिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लगभग परफॉर्मेंस, कंपिटेटिव परफॉर्मेंस एक जैसे रहते हैं, वो मात खा जाते हैं जाके फर्स्ट पेपर में जो मैथ रीडिंग पोर्सन होता है। तो उसको भी आप तैयारी कीजिए और इकोनॉमिक्स की आप तैयारी कीजिए। दोनों की मेरिट जब बनती है तो आपका सिलेक्शन होता है, और इंटरव्यू के मार्क्स 50 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं दोनों को जोड़ करके। तो हमारे साथ बहुत सारे 30-36 हज़ार बच्चे के आसपास एग्जाम दिए थे, 112 सीटें थी, जिसमें हमारा 12वां रैंक आया था। उसका बहुत श्रेय मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे चाचा श्री दिग्विजय सर को जाता है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के मार्ग पे पीछा अनुसरण करके और एस एन लाल सर की किताबों को पढ़ के मैं आज जो कुछ भी हूँ, इन दोनों का बहुत श्रेय है मेरी लाइफ में, मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाकी नवोदय का तो श्रेय है ही, नवोदय विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, इन्होंने बताया कि आप जो है बेसिक की स्ट्रेटजी यही है कि आप जो है 2 पेपर हैं और उसके लिए थोड़ा सा आप, अगर आप ऑप्शनल पेपर के रूप में रखते हैं इकोनॉमिक्स को, जैसा कि आप यूपीएससी में या पीसीएस में या फिर नेट जेआरएफ में, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो है जब फॉर्म्स आता है तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा 2-4 महीने और आपका काम चल जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहे हैं। चलिए हम इनके इंटरव्यू के बारे में पूछ लेते हैं कि इनका इंटरव्यू कहाँ पे था, किस जगह इंटरव्यू हुआ और क्या क्या उसमें चीज़ें वो समझना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे इनके, और कितने मार्क्स आपको मिले 50 में। इंटरव्यू तो हमारा भोपाल रीजन के डीसी सर गुलेरिया सर के बोर्ड में हुआ था, और बेसिकली वो बहुत बेसिक फैक्ट्स जानना चाह रहे थे। वो आपको बारे में बहुत कुछ नहीं जानना चाह रहे थे, आपके नॉलेज को बहुत नहीं परख रहे थे, आपके बेसिक फैक्ट्स, आपके कॉन्फिडेंस को जानना चाह रहे थे। मुझसे स्पेशली मार्केट के बारे में पूछा गया कि मार्केट का कितने फार्म्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, नेशनल इनकम, खासतौर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। गुलेरिया सर जो हमारे डीसी थे, उन्होंने नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछते गए कि आप बेसिकली किसी नॉर्मल बच्चे को, आप किसी गांव के व्यक्ति को आप नेशनल इनकम को बताएंगे, समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे। हमने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए, और बेसिकली आपको बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ फॉर्म पूछे जाएंगे, कुछ आपको ऐसे बेसिकली मनी से, बैंकिंग से। तो आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स और कॉन्फिडेंस, आपका बेसिक नॉलेज जो है क्लियर होना चाहिए। तो आप इसके लिए एस एन लाल सर की बुक्स से अच्छी कोई बुक्स नहीं है जो आपको बेसिक नॉलेज को क्लियर कर दे। तो कुछ ज़्यादा 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू चला था। हाँ, बीएड के भी उससे क्वेश्चन पूछे गए। मेरा वीक पॉइंट रहा कि मैंने उसको ध्यान नहीं दिया कि बीएड के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था बीएड का, मैं उसको इकोनॉमिक्स समझ के बता रहा था। तो आप बीएड का जो स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो कीजिएगा। और इंटरव्यू बोर्ड में आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है। तो मेरा 39 मार्क्स मिले थे 50 में से, आउट ऑफ 50 39 मार्क्स हमने गेन किया था। बहुत अच्छा, आउट ऑफ 50 39, इसका मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है मार्क्स पाया। तो देखिए, उमा ने बताया जैसा कि देखिए आप तैयारी कर रहे होंगे, सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, आप बनेंगे आईएएस और पीसीएस, नो डाउट। जो भी लगे रहते हैं बनते ही बनते हैं, समय लगता है लेकिन बन ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना प्रयास करना चाहिए कि कुछ और भी हमारे पास डोर्स रहें जिससे हम एक प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकें। तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है एनबीएस के बारे में, केबीएस के बारे में, और इन्होंने एनबीएस पीजीटी के बारे में जो भी अपनी स्ट्रेटजी थी, जैसे इन्होंने पढ़ाई की हिंदी माध्यम के लिए, जैसे ये रहे हैं
आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो हिंदी माध्यम से हैं, तो हिंदी माध्यम में कोई ऐसी बुक की अभाव नहीं है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन को जा रहे हो। जैसा कि इन्होंने हिंदी में सबसे अच्छा जो बुक माना वो हम लोगों के जो समान गुरु हैं, कॉमन गुरु हैं, डॉक्टर एहसान लाल सर को माना। बाकी एहसान लाल सर की सारी किताबें बहुत ही अच्छी है, बेस उससे अच्छा नहीं कहीं मिलेगा। बाकी इसके अतिरिक्त आप एच एल आहूजा साहब की मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़िए, वो भी किताब अद्वितीय है, अपने आप में बहुत ही अनूठी है। तो आप लोग काफ़ी कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। तो लास्ट में हम उमा से ये पूछते हैं कि हमारे व्यूवर्स को जो है कुछ शब्दों में आप बताइए कि एटलीस्ट क्या इनको करना चाहिए और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए। तो एक जो है गुरु मंत्र दीजिए जिससे इनका पीजीटी, केबीएस और एनबीएस में सिलेक्शन हो जाए। गुरु मंत्र आपका यही है कि आप जो कुछ भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, निरंतरता आपकी बनी रहनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए, बहुत लंबा ब्रेक मत लीजिए कभी भी। बहुत सारी किताबों के बारे में मत पढ़िए, कुछ किताबों को आप बेसिक बनाइए, उन बेसिक किताबों को ही आप सिलेबस के हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके रोज पढ़िए। रोज कम ही पढ़ेंगे नहीं, रोज पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आप कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए कि हमारे एक एग्जाम फेलियर हो गए, नहीं हुए। बहुत सारे एग्जाम हम लोगों ने दिया है, बहुत सारे इंटरव्यू हम लोगों ने दिए हैं और नहीं सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल निरंतरता बनाए रखिए, बेसिक चीज़ें पढ़ते रहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, एहसान लाल सर की बुक्स पढ़ते रहिए, सर के वीडियो देखते रहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे पीजीटी का हो, चाहे आईएएस पीसीएस का हो, जो सर के वीडियो से, सर के जो वीडियो है बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, आपके लिए रामबाण है। किसी भी एग्जाम के लिए शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो जो आप उसको सर के वीडियो से ना पा पाए, तो इनके वीडियो जरूर देखिए। आपको इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी कोई भी किताब मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता कभी भी पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए, उमा ने काफ़ी कुछ बताया है आपको और आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे कि अगर उमा कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।